विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोती लेदागी। ट्रैक्टर व स्कूटी के टक्कर में भाई बहन की मौत, मामला महतोडी गांव का। बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री में आयकर टीम का छापा, एक साथ फैक्ट्री व कार्यालय में आईटी की टीम ने दी दबिश। सुगासार में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय की जमीन को प्रशासन ने दबंगों से कराया मुक्त, एसडीओ ने कहा दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और गिरिडीह लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण ने गांव प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई में पाई गड़बड़ी, भविष्य में गड़बड़ी ना हो दी सख्त हिदायत। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह मुफस्सिल थाना इलाके में बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में सवार चचेरे भाई बहन को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गिरिडीह मुफस्सिल थाना इलाके में बुधवार की सुबह महतोडी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में सवार एक युवक एक युवती को ठोकर मार दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों की पहचान चचेरे भाई बहन के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम सा मच गया है। मठरुका गांव निवासी जयदेव मंडल के 18 वर्षीय बेटे अजय कुमार और दीपक मंडल की 8 वर्षीय बेटी साक्षी कुमारी महतोडी से वापस अपने घर मठरुका लौट रहे थे। इसी दौरान घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक ट्रैक्टर ने दोनों भाई बहन के बाइक को टक्कर मार दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद महतोडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों किशोरों के शव को अपने कब्जे में ले ली और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पता चला मुझे कि ना कोई बच्ची जो है सो गाड़ी से गिर के जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो जब स्पॉट पर पहुंचे तब तक तो देखा कि नहीं जो सो एक बच्ची की तो सही मायने में मौत हो गई थी और एक बच्चा है जो 18 साल 19 साल की है। और वो बच्चा जो है सो थोड़ा पल्स वगैरह चल रहा था, तो हमने तुरंत उनको बोला कि पहले यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाइए, और लोग जो है सो हॉस्पिटल वहाँ से लेके चले गए। और अब कैसे क्या हुआ है बाकी जाँच के करने में पता चला। महतोडी की घटना बहुत ही हृदय विदारक है और विडंबना यह है कि एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा तो 18 साल का था। अब आप समझ सकते हैं कि 18 वर्ष के बच्चे की जिस परिवार में मौत होती है उसकी क्या दशा होगी। और गाड़ी भी भाग गया है। तो हम तो शासन से ये मांग करेंगे कि उस परिवार को, देखिए व्यक्ति तो लौटाया नहीं जा सकता है, वो तो अपूरणीय क्षति है, लेकिन सरकार के जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसमें सरकार उस परिवार को मुआवजा दे। मिनिमम 5 लाख रुपया अभी तुरंत उन लोग को मिलना चाहिए उस परिवार को जिस परिवार में ये घटना घटी है। और हम प्रशासन से भी ये पुलिस से मांग करेंगे कि वो ऐसे गाड़ी का पता करे जो धक्का मार करके भाग गया। ऐसे लोगों को सजा भी मिलना चाहिए, मार दिया और चल दिया। गिरिडीह प्रखंड के सुगासार में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय की जमीन को दबंगों द्वारा मुक्त कराया गया। गिरिडीह एसडीपीओ, एसडीओ व सीओ भी उपस्थित थे। गिरिडीह में भू माफिया का आतंक इतना बढ़ गया है, वह किसी भी जमीन को जब मन कभी भी कब्जा करने में नहीं हिचक रहे हैं। प्रशासन का डर लगभग खत्म हो गया है। इसी क्रम में गिरिडीह प्रखंड के सुगासार में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय के जमीन को कुछ दबंगों द्वारा कई दिनों से कब्जा किया जा रहा था। विरोध के बावजूद भी फिर लोग कब्जा कर रहे थे। अंत में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर जमीन को दबंगों से मुक्त कराने की अपील की। इसी क्रम में बुधवार को उपायुक्त के द्वारा गठित टीम में एसडीओ विशाल दीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल ने दबंगों द्वारा कब्जा कर रहे जमीन को मुक्त कराया गया।
एसडीओ विशालदीप खलको ने कहा कि कब्जा कर रहे दबंगों की पहचान कर ली गई है, उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी उसके आलोक में थाना संख्या 65 है, प्लॉट संख्या 674, खाता नंबर 102, रकबा 7.71 एकड़ जो ज़मीन है, ये जीएम खास परती कदीम भूमि है जिस पर लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट का प्रयास किया जा रहा था। पूर्व में भी अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर 2 बार जो प्रयास किया गया था उसको विफल किया गया। पर कल खबर आई कि यहाँ पर चंद कुछ लोगों के द्वारा जिनकी पहचान कर ली गई है, यहाँ ट्रेंच कटिंग करके वो लोग शायद घेराबंदी और 4 दीवारी निर्माण का प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर अभी ऑनगोइंग है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कंटिन्यूस प्लॉट है ये पूरा रकबा 7.71 एकड़ उस पर ही ये अवस्थित है केंद्रीय विद्यालय, और फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अनुरूप ये प्रोविजनिंग करके गवर्नमेंट के लेवल से अवेलेबल कराया गया था। आज पुनः मैं सभी को आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सरकारी भूमि जहाँ जहाँ पर है वो राज्य सरकार की संपत्ति है, उसका संरक्षण करना सभी का दायित्व है और जिला प्रशासन तत्पर है। हमें जो सूचना मिलती है उसको वेरीफाई करने के बाद हम विधिवत कार्रवाई करते हैं और जिनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ की जाएगी। निर्माणाधीन अवस्था में है। इसकी भूमि 7.71 एकड़ गर्मजरुआ खास परती कदीम भूमि है जिस पर ये केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का निर्माण किया जा रहा है। इसका कुछ पोर्शन जो फ्रंट साइड में है, जहाँ से रास्ता है विद्यालय आने जाने का, उस रास्ता पर इस गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा ट्रेंच काट करके इसको अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। इसके पूर्व में भी 2 बार बांस बल्ला गढ़ करके उनके द्वारा इस भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था, जिसको हम लोगों ने हटा दिया था। लेकिन पुनः तिवारा इनके द्वारा ये ट्रेंच काट के भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह के द्वारा उपायुक्त महोदय गिरिडीह को लिखित आवेदन दिया गया था कि इस रास्ता जो बाधित किया गया है इस अतिक्रमण को हटाया जाए और ये जो रास्ता है उसको साफ़ किया जाए ताकि यहाँ का जो भी गाड़ी और बस से आने में जो प्रॉब्लम होगा वो नहीं हो सके। और इसी के निमित्त आज अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह की अध्यक्षता में एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में सारे संबंधित पदाधिकारी, थाना प्रभारी पचम्बा, अंचल अधिकारी गिरिडीह सदर, सीआई, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं सारे उपस्थित होकर आज अतिक्रमण को गड्ढा किया जा रहा था करके प्रयास किया जा रहा, भर दिया गया और सरकारी भूमि है इसकी बोर्ड अधिष्ठापित कर दी गई। गिरिडीह लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण के नेतृत्व में गावा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत स्तर पर हो रहे योजनाओं में गड़बड़ी को जल्द से जल्द सुधारने का आदेश दिया गया। बुधवार को गावा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ललिता देवी ने किया। बता दें, वर्ष 2021-22 में गावा प्रखंड के 9 पंचायतों में सामाजिक आंकेक्षण में कई गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके बाद एनआर करवाने को कहा गया था। इसमें एमबी नहीं मिलना, प्रकलन राशि से अधिक भुगतान करना, उचित दस्तावेजों का नहीं होना, बिल दिए बिना पैसे निकालना जैसी गड़बड़ियां शामिल थी। जन सुनवाई में इन सभी की जांच की गई। साथ ही
एनआर भुगतान रसीद को भी देखा गया। इस मौके पर लोकपाल आयुक्त ने पंचायत के सभी लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा लोगों को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार फाइन भरना होगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी गलती नहीं करने का आदेश अब पूरे पैसे निकल रहे हैं। नमस्ते। आज गावा प्रखंड में जन सुनवाई जारी है, जिसमें कि जितने भी जूरी मेंबर्स हैं, यहाँ पे अभी 9 पंचायतों का जन सुनवाई किया गया। बहुत सी खामियाँ देखी गई हैं, ज़्यादातर कि बिना एमबी का भुगतान जो हुआ है वो देखा गया है। कार्य से अधिक का प्राक्कलन राशि से अधिक भी जो भुगतान किया गया है वो भी देखा गया है। कुछ मामलों में तो निर्देश दिया गया है कि इसको सुधार किया जाए, और कुछ मामले में हम लोग रिकवरी भी किए हैं, फाइन भी लगाए हैं, और आइंदा इस तरह की गलती ना हो इसका निर्देश दिया गया है। और उम्मीद भी करते हैं यहाँ के वीडियो से भी कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा और इसकी ऐसी गलती को दोहराया नहीं जाएगा। 2-4 पंचायत में नहीं, वो फोटो 2 पंचायत में हमको देखने को मिला है। उसका वेरीफाई करेंगे कि स्थल निरीक्षण जरूर करेंगे उसका, कि क्या सच में वो जो फोटो दिखाया गया है वो स्थल पे कार्य है कि नहीं है। मैम 9 पंचायतों में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति कौन सी पंचायत की है? अभी तो सिरवा ही नज़र आ रहा है, बाकी 2 पंचायत बाकी है भी। आज हम लोग वित्तीय वर्ष 2021 का 9 पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण की प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कर रहे हैं, जिनमें प्रखंड स्तर पर जो लाए हुए मुद्दे हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं। इनमें अधिकांश जगहों पे दस्तावेज इन लोगों ने अधूरा दिया था, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि पिछले बार जो जन सुनवाई हम लोगों ने किए थे उससे अच्छी स्थिति इस बार की है। उस समय बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन बहुत सुधारणात्मक है। इसके बावजूद भी बहुत दस्तावेज अधूरे हैं, और जो अधूरे हैं और धरातल पर काम नहीं हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि काम हुआ है। सेहुआ में भी इस तरह के ज़्यादा मामले आए हैं, तो उनको हम लोगों ने जांच टीम बना करके जांच करने का आदेश कर दिए हैं। उनमें लोकपाल, एसयू और प्रमुख मैडम, जिला परिषद रहेंगे जो जांच करेंगे। वो जांच रिपोर्ट जब आएगा तो विधि संगत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कई पंचायतों में मामले आए हैं जिसमें प्रकलन से ज़्यादा का भुगतान भी हुआ है, तो उनका पैसे की रिकवरी आ गई है। कुछ मामले अधूरे थे, वो काम पूरे भी हो रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण होने से एक लोगों के अंदर में जागरूकता भी बढ़ती है, अपनी जिम्मेवारी का बोध भी होता है, जवाबदेही का भी बोध होता है, और अपना कर्तव्य को भी समझते हैं, और दस्तावेज में सुधार हुआ है। ये हम कह सकते हैं पिछले बार की अपेक्षा अच्छी पहल है, और जो कमियां हैं वो कमियां दूर करने के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। बुधवार को बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड की टीम शामिल थी। बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम के द्वारा अहले सुबह छापेमारी की गई। आयकर विभाग की टीम बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री के चतरो स्थित फैक्ट्री और कार्यालय तथा नगर थाना क्षेत्र बरमसिया स्थित फैक्ट्री के मुख्य कार्यालय में एक साथ छापेमारी की शुरुआत की। इस दौरान आयकर विभाग की झारखंड और पश्चिमी बंगाल टीम फैक्ट्री के कागजातों को खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 6 बजे आयकर विभाग की टीम वाहनों में सवार हो चतरो स्थित बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री पहुंची। फैक्ट्री के मुख्य द्वार को बंद कर छानबीन की शुरुआत की। काफ़ी देर छानबीन करने के बाद फैक्ट्री के प्रबंधक को साथ में ले लिया। 2 वाहनों पर सवार होकर अधिकारी व कर्मी बरमसिया स्थित फैक्ट्री के मुख्य ऑफिस पहुंचे। यहां पर कागजातों को खंगालने का काम शुरू किया गया। इस बीच सुविज्ञ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग
की यह छापेमारी न केवल गिरिडीह में संचालित बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री और कार्यालयों में दूसरे स्थानों पर अवस्थित बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर कागजातों को खंगालने में जुटी है। हालांकि इस छापेमारी में कितने अधिकारियों की टीम जुटी है इसका खुलासा तो नहीं हो सका। वहीं इस छापेमारी में मीडिया को अलग रखा गया है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु तात सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक, गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारे न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि वह अपने आवास पर प्रतिदिन 9 से 12 लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन जमीन विवाद संबंधित मामलों के लिए संबंधित पदाधिकारी और कानून की सहायता ले तो बेहतर होगा। सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू मंगलवार को अपने आवास पर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। विधायक ने बताया कि वे लगभग प्रत्येक दिन सुबह 9:30 से करीब 12 बजे तक जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उपस्थित रहते हैं, जिसमें थाने से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, राज्य के अनुबंधन कर्मियों की परेशानी, आपसी जमीन विवाद एवं अन्य कई प्रकार की समस्याओं के साथ लोग आते हैं। जनता ने मुझे मौका दिया है तो उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालना मेरा कर्तव्य है। साथ ही विधायक ने लोगों से अपील की कि जमीन से संबंधित मामलों को संबंधित पदाधिकारी व कानून का सलाह ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनता दरबार सही या उपयुक्त शब्द नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि मुख्यालय में रहने पर हम सुबह 9:30 बजे से बैठ जाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति मेरे तक पहुंचे तब तक हम उनका काम कर पाएँ या उनको समय दे पाएँ। रह गया सवाल, हर तरह के कामों के लिए लोग आते हैं, अपने व्यक्तिगत कामों से लेकर पुलिस थाना के मामले से लेकर ज़्यादा परेशानी हम लोगों को होती है ज़मीन जगह के मामले को। उसमें अनुशंसा के लिए लोग आते हैं, आपस में ज़मीन के विवाद को लेकर लड़ जाते हैं। एक पक्ष की अनुशंसा कीजिए तो दूसरे की नाराज़गी, तो वो ज़्यादा परेशानी का विषय होता है। इलाज के मुद्दे लोग आते हैं, राज्य भर के अनुबंध कर्मी भी आते हैं, चूँकि उनके मामलों को हमने बड़ी मजबूती गंभीरता से उठाया है और कुछ का समाधान भी हुआ है। कुल मिला जुला कर यही स्थिति है कि मैं 2 जगह बैठता हूँ, एक तो अपने घर पे और इसके बाद समय बचा तो पार्टी कार्यालय में, लेकिन मुख्यालय में रहने पर यह क्रम अनवरत चलता है और हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि तक जनता की पहुंच बहुत सीधी और आसान होनी चाहिए कि किसी को अगर कोई काम है और वो मेरे पास आए तो उसको कोई रोक टेक ना हो, और हमको लगता है कि हम ऐसा करने में कामयाब। महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु की 164वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के सदस्यों ने बुधवार को महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु की 164वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश पाठक और विशिष्ट अतिथियों में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद, चंद्रप्रभा एवं सेवानिवृत्त डाकपाल नवीन कुमार सिन्हा शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने जेसी बोस चौक पर स्थित आचार्य बसु की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभा ने विज्ञान भवन के अंदर स्थापित आचार्य बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सोसाइटी के सभी सदस्यों ने पुष्पांजलि देकर महान वैज्ञानिक को नमन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त डाकपाल नवीन कुमार सिन्हा ने आचार्य जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित डाक विभाग द्वारा जारी विशेष लिफाफा की प्रति सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रभाकर कुमार को सौंपा। मौके पर मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने कहा कि सर जेसी बोस का स्मारक गिरिडीह की धरोहर है, इसे विकसित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के शंकर पांडे, सुधांशु कुमार, रामजी यादव, मोयुद्दीन शमसी, योगेश्वर, पवन सिन्हा और अन्य सदस्य शामिल हुए।
बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट द्वारा सर जेसी बोस के जयंती पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी किया गया है। बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट के संस्थापक पीयूष सागर ने बताया, महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म उनके जन्म से लेकर आखिरी समय तक उनका जीवन कैसा रहा और गिरिडीह से उनका कितना जुड़ाव रहा है, ये दिखाया गया है। क्या है सर जेसी बोस के बंद संदूक का रहस्य? 85 साल से क्या रखा है इस बंद पड़े संदूक में? झारखंड के गिरिडीह में बिताए 7 साल। वह घर जहां उन्होंने ली थी अपनी आखिरी सांसें। पारसनाथ का जंगल जहां करते थे वह भ्रमण। क्या जेसी बोस ही हैं रेडियो के आविष्कारक? क्या उन्होंने ही वाईफाई का आविष्कार किया है? क्या उन्हीं की देन है 5G टेक्नोलॉजी? आइए महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के जीवन से होते हैं रूबरू और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जगदीश चंद्र बोस दुनिया के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ साथ पुरातत्व का भी गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी खोजें की जिससे आज तक लोग आश्चर्य में हैं। महान एवं विश्व विख्यात वैज्ञानिक सर जेसी बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमन सिंह के रारीखल गांव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। जगदीश चंद्र बोस के पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था और वे उस समय डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस का नामांकन बड़े अंग्रेजी स्कूल में न कराकर एक सरकारी बांग्ला स्कूल में कराया, जहां अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। विद्यालय शिक्षा के बाद वे कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। 22 वर्ष की आयु में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए वे लंदन चले गए। वहां से पढ़ाई पूरी कर वापस भारत आए और भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था, इसलिए अंग्रेज भारतीय शिक्षकों को अंग्रेजों की तुलना में 1/3 ही वेतन देते थे, जो जगदीश चंद्र बोस को नागवार गुजरा और उन्होंने कम वेतन लेने से इनकार करते हुए 3 साल तक बिना वेतन के ही नौकरी की। अंत में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रबंधकों को हार मानकर जगदीश चंद्र बोस की बात माननी पड़ी और सभी भारतीय शिक्षकों को समान वेतन देना शुरू करना पड़ा। उन्होंने कई खोजें भी की और लोगों के सामने उसकी सत्यता भी साबित की। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया था, जो पौधों की अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकता था। उस मशीन की मदद से ही उन्होंने पाया कि पौधों पर भी इंसानों जैसे प्रभाव पड़ते हैं। उन्होंने इस प्रशिक्षण को सिद्ध करने के लिए 2 कमरों में पौधे रखे और दोनों कमरों के पौधों के साथ वे अलग व्यवहार करते थे। पहले पौधे के कमरे में वे नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच और गलत बातें बोलते थे, जबकि दूसरे पौधे वाले कमरे में वे सभ्य बातें, सकारात्मक संगीत बजाते एवं अच्छी बातें बोलते थे। उन्होंने यह क्रिया निरंतर जारी रखी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि नकारात्मक सोच एवं गलत बातें करने वाले कमरे के पौधे मुरझाने लगे थे, जबकि दूसरे कमरे के पौधे बिल्कुल हरे भरे थे। उन्होंने इस प्रशिक्षण को सभी के सामने सिद्ध भी किया और सभी वैज्ञानिकों ने इनकी तारीफ भी की। जगदीश चंद्र बोस के पौधों के प्रति आकर्षण और पौधों के संबंध में अनुसंधान को जानने के लिए उनके बचपन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आचार्य बोस की माता एक धर्मपरायण सनातनी महिला थी, जो शाम में बोस के गेंद खेलने पर मना करते हुए कहती थी कि शाम में पौधे आराम करते हैं
और अचानक गेंद के आ जाने से उनके आराम में बाधा पहुंचती है। यह बात बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में घर कर गई और उन्होंने पौधों पर इस कारण अनेक परीक्षण करते हुए सारी दुनिया को बताया कि पौधों में भी सुख दुख की अनुभूति होती है। उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि प्राणी, वनस्पति और निर्जीव वस्तुओं में भी थकान होती है। प्राणियों की थकान तुरंत एवं पौधों की थकान बहुत बाद में परिलक्षित होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं की थकान बहुत देर से दिखती है। बोस एक वनस्पति शास्त्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन वह मूल रूप से भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने 1894 में वायरलेस कम्युनिकेशन का भी आविष्कार किया और सभी को ये बताया था कि लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। 1895 में लॉर्ड मैकेंजी की उपस्थिति में उन्होंने कोलकाता के टाउन हॉल में वायरलेस कम्युनिकेशन को सिद्ध किया, जिसमें उन्होंने 20 फुट दूर रखी इलेक्ट्रिक घंटी बजाई थी और गन पाउडर इग्नाइट किया था। बता दें कि जिस समय उन्होंने इस खोज को सिद्ध किया था, उस समय पूरा टाउन हॉल लोगों की भीड़ से भरा पड़ा था। जगदीश चंद्र बोस ने 1896 में किसी भारतीय भाषा में पहली बार साइंस फिक्शन की पहली कहानी निरुद्देशेर कहानी लिखी थी, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही वह भौतिकी व जीव विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो भी चुन लिए गए। जगदीश चंद्र बोस ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका में अपनी खोज का पेटेंट लिया था। जगदीश चंद्र बोस विज्ञान के साधक थे एवं इनका मानना था कि विज्ञान सभी के लिए है और इसका लाभ सभी को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन पौधों में संवेदना को साबित करने के बाद अपने दोस्तों एवं सिस्टर निवेदिता के बहुत कहने पर इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का पेटेंट लिया था और यह भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा कोई पेटेंट करवाया था। जगदीश चंद्र बोस उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिनकी वजह से दुनिया में आज वाईफाई टेक्नोलॉजी और 5G जैसी तकनीक संभव हो पाई है। वाईफाई और 5G जैसी टेक्नोलॉजी के शुरुआती शोध के कार्यों में विभिन्न वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में कार्य किए थे। जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहले बिना तारों के दीवार के दूसरी ओर तरंगों को भेजा था और उस तरंग को 7 मीटर दूर तक ले जा पाने में वह कामयाब रहे थे। इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल कर मार्कोनी ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया एवं रेडियो का भी आविष्कार हुआ। आइए जानते हैं कि गिरिडीह जगदीश चंद्र बोस के लिए कितना खास रहा है और गिरिडीह से उनका क्या नाता था। गिरिडीह पहले बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब झारखंड का एक जिला है। सर जगदीश चंद्र बोस के आवास को अब सर जेसी बोस स्मारक जिला विज्ञान केंद्र गिरिडीह के नाम से जाना जाता है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर के पाठक ने अपने कार्यकाल में इस भवन का पुनर्निर्माण करवाकर इसे स्मारक और जिला विज्ञान केंद्र का रूप दिया, जिसका उद्घाटन 28 फरवरी 1997 को बिहार के राज्यपाल डॉक्टर ARK द्वई ने किया था। इस आवास में उनका आंगन और कुआं भी स्थित है। आवास के अंदर आंगन की ओर जाने के क्रम में जो दरवाजे हैं, उनकी कुंडी भी काफी प्राचीन है और अच्छी हालत में है। आवास पुनर्निर्माण के समय विज्ञान से जुड़ी चीजें एवं सर जेसी बोस के जीवन से जुड़ी खोज एवं उनकी कई चीजें यहाँ लाई गई और इस भवन में रखी गई। इनके आवास के समीप स्थित चौक, रोड एवं स्कूल का नाम सर जेसी बोस चौक, सर जेसी बोस रोड एवं सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय रखा गया। इस भवन में आज भी इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें रखी गई हैं, जिनमें उनकी यादें बसी हुई हैं। इस भवन में उनके द्वारा बनाई गई मशीनें एवं यंत्र रखे हुए हैं व साथ ही उनके जीवन से जुड़ी यादें भी संजोई गई हैं। जगदीश चंद्र बोस को महात्मा गांधी के साथ अन्य बहुत से लोगों ने पत्र लिखे थे, जिनकी प्रतिलिपि आज भी गिरिडीह में स्थित उनके आवास स्थल विज्ञान भवन में मौजूद है। उन्हें बंगाल सरकार, रेले, रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड केल्विन, जॉर्ज बर्नाल्ड शॉ, महात्मा गांधी आदि ने पत्र भेजे थे। सन 1930 से सन 1937 तक
जगदीश चंद्र बोस ने इस भवन में अपना जीवन व्यतीत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने इसी भवन में 23 नवंबर 1937 को अपनी आखिरी सांसें ली थी। इस विज्ञान भवन में आज भी ब्रिटिश जमाने का इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, जो आज भी सही सलामत है। साथ ही इस आवास में उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह में स्थित आवास में रखे उस बंद संदूक की, जिसमें बहुत सारे रहस्य दबे हो सकते हैं। इस संदूक को अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर कुछ आकृतियां नजर आ रही हैं जो ब्रिटिश समय की है। हालांकि इस संदूक का रखरखाव लगातार होते आ रहा है। इसी वजह से यह संदूक को उन्हीं के आवास, जिसको आज गिरिडीह में विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है। बहुत लोगों का कहना है कि जब जगदीश चंद्र बोस गिरिडीह में अपने आखिरी दिन व्यतीत कर रहे थे, तब भी वे कोई रिसर्च ही कर रहे थे जो कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाई है। हो सकता है कि उस तिजोरी में उनकी वही खोज बंद हो। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जी ने लंबे समय तक शोध कार्य किया है। बड़े बुजुर्गों के द्वारा पता चलता है कि उनका क्या कार्यशैली थी, दिनचर्या था, वो कैसे जंगलों में जाते थे शोध करने के लिए, दिन भर रहते थे, रात हो जाता था उनको आने में। तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे गिरिडीह के लिए है, गौरव की बात है गिरिडीह के लिए ही नहीं, झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए। आज हम सभी भारतीयों को महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस पर गर्व है कि उनके प्रयासों और खोजों से विज्ञान ने बेहद तरक्की की, जिससे पूरी मानव जाति को लाभ हुआ।